पापा जी, मैं किसी तरह ये नहीं चाहूँगी कि आप बैंक से उधार उठाकर माँ का ऑपरेशन करवाएं। आप पहले भी बैंक से उधार ले चुके हैं और किस हाल में आपने उधार उतारा मैं नहीं भूल सकती हूँ। और अब मेरी शादी के लिए आप बैंक से लाखों का कर्जा लेना चाहते हैं। ये बात ठीक नहीं है। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वो आपसे दहेज की मांग करते हैं तो मैं ऐसे घर में शादी करना ही नहीं चाहती। मास्टर साहब ने जब ये सुना तो अपनी बेटी शिखा से कहा कि बेटी, काश तू मुझे अपनी जगह पर रख कर देखती। तब तुम्हें महसूस होता और इस बात का एहसास होता कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितनी चिंता करते हैं। वैसे भी दूल्हे की माँ ने जो मांग की है वो मेरी समझ से ठीक नहीं है, लेकिन मेरे लिहाज से लड़का बहुत अच्छा है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलने वाला। इस पर उसने बाप से कहा, पापा जी, मैं तो उस लड़के के बारे में जानती तक नहीं जिसके साथ आप मेरा रिश्ता तय करने जा रहे हैं। इस पर मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, बेटी, क्या तुम्हें अपने पापा पर यकीन नहीं? मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहूँगा। सचिन के बारे में मैंने लोगों से मालूम किया है। वो एक बैंक में जॉब करता है, अच्छे लड़कों में उठता बैठता है, कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं किया। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। शिखा ने अपने पापा से कहा कि अगर वो इतना अच्छा है तो अपनी माँ को क्यों नहीं रोकता, क्यों नहीं कहता दहेज उनसे मत ले, बल्कि आप किसी चीज़ की डिमांड न करें। उसका बाप अपनी बेटी को जैसे भी विदा करे वो हमें स्वीकार है। मास्टर साहब ने सर झुकाकर कहा कि बेटी, दहेज एक ऐसा अभिशाप बन चुका है जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हाँ, अगर सारा समाज मिलकर इस अभिशाप के खिलाफ आवाज़ उठाए, हर इंसान इसका विरोध करे, तो हो सकता है इसका खात्मा हो जाए। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। सुबह सुबह मास्टर साहब ज़रूरी कागजात लेकर बैंक की तरफ गए। उन्हें रिटायर हुए 2 साल का समय हो चुका था। जो भी फंड उन्हें मिला था वो सब मकान बनवाने और पत्नी के इलाज में ख़त्म हो चुका था। बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि फ़ंड के अलावा उन्हें बैंक से भी 3 लाख का कर्जा लेना पड़ा था। मगर ये सारा किस्मत का खेल है। इतने सारे खर्च के बावजूद उनकी पत्नी ठीक ना हो पाई और इस दुनिया से चल बसी। मास्टर साहब अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। वो 2 साल का समय में काफ़ी बदल चुके थे। पहले तो वो अक्सर ही दोस्तों की पार्टी में जाया करते थे। इंसान बड़े अच्छे थे, खुद भी खुश रहते थे और बाकियों को भी खुश रखते। पूरा मोहल्ला मास्टर साहब से बेहद प्यार करता था। मगर पत्नी के जाने के बाद काफ़ी बदल चुके थे। वो अकेलापन पसंद करने लगे थे। अक्सर वो पूजा के लिए मंदिर जाया करते। इसके अलावा अपना सारा समय घर में ही गुजारते, घर से बाहर ना निकलते। उनके दोस्त ने उनसे शिकायत की मगर उनकी रूटीन में कोई फ़र्क ना आया। वो अपने दोस्तों से यही कहते थे कि मेरी बेटी जवान घर में अकेली रहती है, इसलिए मेरा दिल नहीं करता कि मैं बाहर जाऊं। पत्नी के बाद तो वो अपनी बेटी शिखा के लिए काफ़ी चिंतित थे। पिछले कई वर्षों से वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किल से एक घर का रिश्ता मिला, लेकिन लड़के की माँ ने दहेज की मांग रख दी। कुछ पैसे तो मास्टर साहब ने जमा कर रखे थे, लेकिन फिर भी वो कम पड़ रहे थे, इसलिए उन्हें बैंक से 5 लाख का लोन लेना पड़ा। शिखा इस लोन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मगर मास्टर साहब ने उसे समझा लिया। सुबह सुबह मास्टर साहब बैंक के लिए निकले। सुबह 11 बजे वो बैंक पहुंचे। फिर कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें बैंक से 5 लाख का लोन मिल गया। एक थैले में पैसे डाले और वापस आने पर एक ऐसी घटना हुई जिसने मास्टर साहब की ज़िंदगी बदल दी। उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सुनसान सड़क पर 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने उनका पीछा किया और मास्टर साहब ने पैसों का थैला लेकर भाग गए। वो ज़मीन पर बैठ गए। उनकी आंखों के सामने उनकी दुनिया लुट चुकी थी। इतना सारा पैसा वो अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं जमा कर सकते थे। सड़क के किनारे मास्टर साहब का दिल का दौरा पड़ा और एक रिक्शे वाले ने जब सड़क के किनारे किसी को बेहोशी की हालत में लेटे हुए देखा तो उसे अपने रिक्शे में डाला और अस्पताल ले गया। रिक्शे वाले को नहीं पता था कि ये आदमी कौन है। उसे मास्टर साहब की पॉकेट में आईडी कार्ड होने की वजह से मालूम हुआ कि ये कहाँ के हैं। मास्टर साहब के मोबाइल में सेव नंबर पर कॉल करना शुरू की और इसी तरह शिखा को कॉल की। आपके पिताजी सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, इन्हीं हार्ट अटैक आया है। शिखा ये सुनकर बहुत परेशान हुई। वो बार बार सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पापा को हार्ट अटैक हुआ हो। कितनी खुशी खुशी वो सुबह घर से निकले थे, अचानक ऐसा क्या हुआ। शिखा ये नहीं जानती थी कि डाकू उनसे पैसे लेकर भाग गए हैं। वो परेशानी की हालत में अस्पताल के अंदर गई तो रिक्शे वाले ने उसे बताया कि आपके पापा जी सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पड़े थे। उसने रिक्शे वाले का धन्यवाद किया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने शिखा को बताया कि कुछ दिन आपके पापा जी इधर अस्पताल में ही रहेंगे। ये हमारी मजबूरी है, ये क्रिटिकल कंडीशन में है। शिखा अपने पापा जी के लिए बहुत परेशान थी। वो अकेली थी। दूसरी तरफ जिन 2 डाकू ने उसके पापा को लूटा था और पैसे छीनकर भाग गए थे, उनमें से एक का नाम सुमित था और ये उसकी ज़िंदगी का पहला डाका था।
उसको भी अपनी माँ की वजह से डाका डालना पड़ा, क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी और डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन बताया था। पैसा न होने की वजह से वो बहुत परेशान था। अपनी माँ के प्यार में मजबूर होकर उसने ये कदम उठाया। सुमित का बाप नशे का आदी था। सारी ज़िंदगी नशा करके ही उसने ज़िंदगी गुजारी थी। नशा पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। पहले तो जो उनकी प्रॉपर्टी थी उसने वो बेच दी, फिर उसके बाद नशा पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए। अपने पिता की करतूतों को देखते हुए सुमित ने पढ़ाई छोड़ दी थी। हालांकि पढ़ना लिखना उसका शौक था, वो अपनी माँ के लिए बहुत परेशान था। अगर वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता था तो उसका बाप उस पर काफ़ी अत्याचार करता, उसे मारता पीटता। एक समय ऐसा भी आया जब सुमित ने पिता का नशा पूरा करने के लिए घर के बर्तन भी बेचने पड़े और उसके बाद पत्नी और बच्चों के कपड़े भी बेचने लगा। इन हालात में सुमित की माँ सोचने लगी कि क्या किया जाए, कैसे अपने पति की हरकतों से वो बचे। वो परेशान थी कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये मुझे या फिर अपने बच्चों को भी बेच देगा। और हुआ भी ऐसा। एक आदमी ने बहुत सारे पैसे देने का वादा किया और साथ ही शर्त रखी कि फला जगह पर अपनी पत्नी को लेकर आना। नशे की हालत में वो अपने रिश्ते नाते सब कुछ भूल चुका था। वो परेशान सा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तैयार हो जाओ, मेरे एक दोस्त की शादी है और हमने उसकी शादी में जाना है। ये सुनकर सुमित की माँ हैरान हुई। उसने साफ इनकार किया कि मैं किसी हाल में आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे जो भी कपड़े थे वो आपने बेच दिए और मोहल्ले वाले और सबकी नज़रों में मुझे नंगा कर दिया। अब मैं किसी तरह तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यह सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने पत्नी को निशाना बनाया और कहा कि मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें इधर ही मार डालूंगा। मगर इसके बाद भी सुमित की माँ ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। पति पत्नी में लड़ाई होने लगी तो पड़ोसी दीवारों से झांकने लगे कि आखिर बात क्या है, शोर क्यों है। मोहल्ले वालों के लिए ये घर वैसे भी एक तमाशा बन चुका था। सब यही चाहते थे कि ये परिवार यहाँ से चला जाए, लेकिन साथ साथ वो इनके लड़ाई झगड़े भी काफ़ी हद तक एंजॉय कर रहे थे। हमारे समाज का एक चेहरा ये भी है कि हम लोग लड़ाई झगड़े ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इनको सेटल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। सुमित जब घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बाप उसकी माँ को बालों से पकड़कर घसीट रहा था। वो अपनी माँ को इस हालत में भला कैसे देख सकता था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ की मदद कैसे करे। उसने अपने बाप के सामने हाथ जोड़ दिए, ऊपर वाले के लिए मेरी माँ को छोड़ दो। मगर उसने अपने बेटे की एक भी नहीं सुनी और जब सुमित अपनी माँ को छुड़ाने की कोशिश करता तो वो अपने बेटे को भी मारता। मजबूरन सुमित ने एक डंडा उठाया और पीछे से अपने पिता के सर पर डंडे से वार किया। उसका बाप नशे की वजह से पहले ही कमज़ोर और बीमार रहता था और डंडा लगने की वजह से उधर ही मर गया। सुमित और उसकी माँ उधर ही बैठकर रोने लगे। वो अपनी किस्मत पर रो रहे थे। सुमित किसी सूरत अपने बाप को मानना नहीं चाहता था, लेकिन माँ की वजह से उसने ऐसा किया। रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले जमा होने लगे। सुमित ने उन्हें सच्चाई न बताई, बस इतना बताया कि पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। शायद आज नशा ज़्यादा किया था, इसलिए मेरे बाप की ये हालत थी। सुमित की माँ के पास तो पैसे भी नहीं थे। मोहल्ले वालों ने मिलकर सुमित के पिता का क्रियाक्रम किया, मगर इस घटना की वजह से सुमित की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। वो ये सदमा भूल ना पाई जब उसके बेटे ने उसके सामने अपने पिता के सर पर वार किया। वो अपने बेटे के चेहरे की तरफ देख रही थी। सुमित की आंखों में आंसू थे, मगर दिल पर पत्थर रखकर उसने अपनी माँ की खातिर अपने पिता के सर पर वार किया था। सुमित की माँ की तबीयत ख़राब थी। वो उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी माँ के लीवर का ऑपरेशन करना होगा और साथ ये भी बताया कि ऑपरेशन का खर्च 3 लाख है। ये सुनकर सुमित के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अस्पताल में रहने का खर्च, ऑपरेशन का खर्च, इन सब के बारे में सोचकर वो बहुत परेशान था। बार बार सोच रहा था कि पैसों का इंतज़ाम कैसे करे। वो जानता था कि उसके पास कुछ नहीं, क्योंकि उसके पिता ने सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि घर के कपड़े भी बेच दिए थे। उसकी माँ के गहने भी नहीं थे, उनको भी उसने पहले ही बेच दिया था। सुमित का एक दोस्त था जो स्ट्रीट क्रिमिनल था। सुमित उसके बारे में अच्छी तरह जानता था और उसकी बुरी हरकतों की वजह से उसने उससे दोस्ती ख़त्म कर ली थी। मगर अब माँ की हालत को देखते हुए काफ़ी समय के बाद उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। अमर ने उससे पूछा, सब ठीक तो है? आज इतने समय बाद मेरी याद कैसे आई? तुमने तो मुझसे हर संबंध और बातचीत ख़त्म कर ली थी। तुमने ये भी कहा था कि मर कर भी तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी आई? सुमित ने उदासी से कहा कि समय इंसान को कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आता है कि वो अपने सारे उसूल भूल जाता है। मैंने तुमसे वादा ज़रूर किया था कि आइंदा तुमसे बात नहीं करूँगा और कोई संबंध नहीं रखूँगा। तुम मेरे लिए मर गए थे।
लेकिन आज माँ की वजह से मैं मजबूर हुआ हूँ। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बताया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारी ज़रूरत है। अगर हो सके तो मेरी मदद करो। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे उधार दे दो, मैं जैसे तैसे करके तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अमर ने जब ये सुना तो मुस्कुराने लगा। कहा, मैं कोई बिजनेसमैन तो नहीं हूँ जो मेरे पास पैसे रखे हों। मैं तो एक क्रिमिनल हूँ जो छोटे मोटे क्राइम करके स्टेज से या सड़क से लोगों के मोबाइल और पैसे छीनता हूँ, और तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। सुमित ने कहा कि जैसा भी करो, लेकिन 3 लाख मुझे चाहिए। 2 दिन के अंदर मुझे पैसे चाहिए। अमन ने कहा कि पैसों का बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी। सुमित ने उससे पूछा कि कैसी मेहनत। अमन ने कहा कि इस क्राइम में तुम भी मेरा साथ दोगे। हमें बैंक के बाहर खड़ा होना होगा। बैंक से कोई ना कोई कस्टमर ज़रूर निकलेगा जिसके पास काफ़ी रकम होगी। हमें बस अच्छे मौके पर ही ऐसे कस्टमर का इंतज़ार करना होगा। माँ की खातिर सुमित इस बात पर के लिए तैयार हो गया। वो दोनों बैंक के साथ वाले होटल में चाय पीने के बहाने बैठ गए। वो इंतज़ार में थे कि कोई कस्टमर बैंक से बाहर आए और वो उससे पैसे छीनकर भाग जाए। काफ़ी देर वो होटल में बैठे रहे, लेकिन उनकी नज़रें बैंक के दरवाजे पर थी। ये दोपहर का समय था जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा इंसान पैसों का थैला लेकर बैंक से बाहर आ रहा है। ये मास्टर साहब जी थे, जो अपनी बेटी के दहेज के लिए बैंक से लोन लेकर घर वापस आ रहे थे। उन्होंने एक बाइक पर मास्टर साहब का पीछा करना शुरू किया। सुनसान सड़क के किनारे मास्टर को रोका, फिर उनके बैग लेकर भाग गए। फिर एक वीरान खंडर में जाकर उन्होंने बैग खोला तो हैरान हुए, क्योंकि उसमें पूरे 5 लाख थे। सुमित ने 5 लाख में से 3 निकाले और अपने दोस्त का शुक्र अदा करते हुए अस्पताल की तरफ भागा। उसने डॉक्टर को 3 लाख रुपए दिए और कहा कि उसकी माँ का ऑपरेशन शुरू किया जाए। अभी सुमित अस्पताल में ही था कि उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उसने देखा कि एक रिक्शा वाला मास्टर साहब को स्टेशन पर लेकर आ रहा है। मास्टर साहब के चेहरे को वो अच्छी तरह पहचानता था। वो इस चेहरे को कैसे भूल सकता था। जब उसने मास्टर साहब से पैसे छीने थे तो मास्टर साहब रोने लगे थे। उनका रोता चेहरा देखकर उसके दिल में आया कि ये बैग उन्हें वापस कर दिया जाए, क्योंकि सुमित को वो आदमी बहुत मजबूर लगा था। मगर अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैंने ये बैग इसे वापस कर दिया तो मेरी माँ का क्या होगा। अचानक मास्टर साहब को अपनी आंखों के सामने इस हाल में देखकर उसे अफसोस होने लगा, मगर वो चाहते हुए भी मास्टर जी की मदद नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद एक लड़की रोते हुए अस्पताल में आई तो रिक्शा वाले ने शिखा को बताया कि उसके पापा जी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था। सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में पड़े थे और मैं इन्हें अस्पताल ले आया हूँ। शिखा ने उसका धन्यवाद किया। सुमित शिखा को रोता देखकर दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि शिखा और मास्टर साहब की हालत का जिम्मेदार वह खुद ही था। उसकी आत्मा उसे धुतकार रही थी। अपनी माँ को बचाने के लिए उसने किसी दूसरे इंसान का घर उजाड़ दिया। मास्टर साहब के दिल का ऑपरेशन शुरू हुआ। दूसरी तरफ सुमित की माँ का ऑपरेशन हो रहा था। दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक दूसरे के सामने बैठे थे। सुमित शिखा को जानता था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके सामने जो आदमी बैठा है उसके पापा की इस हालत का जिम्मेदार वही है, जिसकी वजह से उसका बाप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया। शिखा और सुमित दोनों डॉक्टर साहब की तरफ भागे। सबसे पहले सुमित की तरफ डॉक्टर साहब ने धन्यवाद देते हुए कहा कि आपकी माँ का ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। उनकी हालत अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। ये सुनकर उसने सुकून की सांस ली, लेकिन सोच रहा था कि डॉक्टर साहब शिखा के पापा के बारे में क्या कहते हैं। फिर डॉक्टर ने शिखा से कहा कि हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पापा को ना बचा सके। शिखा फर्श पर बैठ गई। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। रंगत पीली पड़ने लगी और वो बेहोश होने के करीब थी। एक नर्स जल्दी से पानी का गिलास लाई और उसे पानी पिलाया, फिर उसे बेड पर लिटाया। उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका था। सुमित खिड़की से सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। एक तरफ माँ बचाने पर वो खुश था, तो दूसरी तरफ शिखा की इस हालत का जिम्मेदार भी वही था। वो सोच रहा था कि काश वो पैसों के लिए इतनी घटिया हरकत न करता। वो ये भी सोच रहा था कि काश वो किसी करप्ट नेता को लूट लेता, या फिर ऐसे सरकारी अफसर को लूटता जो गरीबों से रिश्वत लेता हो। मगर उसने लूटा भी तो एक मजबूर आदमी को, जो कि बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था। शिखा की तबीयत कुछ संभली तो उसने अपने पापा के क्रियाक्रम के बारे में सोचा। मास्टर साहब की डेड बॉडी उनके घर लाई गई। मोहल्ले वालों ने मिलकर मास्टर साहब की अंतिम यात्रा की व्यवस्था की। यह समय मास्टर साहब की बेटी और उनके दोस्तों के लिए बहुत दुख भरा था, जो बचपन से उनके साथी थे, जिनकी पार्टियों में मास्टर साहब ने खूब रंग जमाया था। बहुत सारे मास्टर साहब के ऐसे दोस्त भी थे जिनकी बेटियों की शादी पर मास्टर साहब ने खुद उनकी मदद की थी।
और वो उनके एहसानमंद थे कि उनके कठिन समय में मास्टर साहब ने उनकी मदद की थी। मगर अफसोस कि अब ऐसा समय मास्टर साहब पर आया कि कोई दोस्त उनकी मदद न कर सका। वो मास्टर साहब की चिता को देखकर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि उनका इतना अच्छा दोस्त उन्हें छोड़कर चला गया और वो कुछ न कर पाए। सुमित अपनी माँ को घर छोड़कर शिखा का पीछा करने लगा। शिखा के घर का पता उसे मिल चुका था। वो मास्टर साहब की चिता के साथ शमशान घाट तक आ गया था। जो दर्द उसने शिखा को दिया था, किसी तरह वो उसका प्रायश्चित करना चाहता था। शिखा का दामन खुशियों से भर देना चाहता था। पापा की मौत के बाद शिखा एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने लगी। वो अपनी मौसी के साथ रहती थी। पापा की मौत के सदमे को भूलकर वो ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती थी। लगभग 6 महीने के बाद एक दिन सुमित ने अपनी माँ से कहा कि मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो शिखा से शादी करना चाहता था। शिखा को अपनी ज़िंदगी में लाकर उसका दामन खुशियों से भरना चाहता था। कई बार उसके दिल में आया कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, मगर माँ की खातिर ऐसा न कर सका। सुमित की माँ अपने बेटे के लिए शिखा की मौसी से मिलने गई और सुमित के लिए शिखा का हाथ मांग लिया। मौसी ने हालात को देखते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शिखा से बात की तो शिखा को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि सुमित ने किसी तरह के दहेज की डिमांड नहीं की थी और शिखा को तो दहेज के नाम से सख्त नफरत हो गई थी, क्योंकि इस दहेज ने ही उसके पिता की जान ली थी। सुमित की माँ ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम लड़की को इज्जत के साथ घर ले जाना चाहते हैं। इस तरह शिखा और सुमित की सादगी के साथ शादी हो गई और सुमित ने भी ये कसम खाई कि अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वो शिखा का दामन खुशियों से भर देगा। उसकी आंख से एक भी आंसू वो कभी भी आने नहीं देगा। मगर ये डर उसको हमेशा सताता था कि अगर शिखा को सच्चाई का पता चल गया तो क्या होगा। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ।